हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटी का अंतिम अध्याय यानी अध्याय 9वां शहरी क्षेत्र में आजीविका पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग शहरों में रहने वाले जो विभिन्न प्रकार के लोग हैं उनकी आजीविका के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि शहर में उन्हें आजीविका अर्जन में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो वो सब बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं उनमें तथ्य बहुत जल्दी बदले नहीं जाते हैं, बहुत जल्दी उन्हें अपडेट नहीं किया जाता है। तो आपकी किताब में जो 2001 के आंकड़े दिए गए थे, तो मैंने उन आंकड़ों को 2011 की जनगणना से रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी लेटेस्ट में हमारे पास 2011 वाला ही सेंसस है। 2021 में भी सेंसस होना था, लेकिन चूंकि 2020-21 जो है कोरोना वाले साल रहे हैं, तो इस वजह से नवीनतम सेंसस हो नहीं पाया है और हमारे पास अभी फिलहाल में 2011 के जनगणना के आंकड़े हैं, वही अधिकतर किताबों में चल रहे हैं। तो 2011 की जनगणना हमें बताती है कि भारत में तकरीबन 7,935 शहर हैं, जिनमें से 53 महानगर हैं। आप लोग जानते होंगे कि महानगर किसे कहते हैं। ऐसा नगर जिसकी आबादी 10 लाख से एबव हो उसको महानगर का दर्जा दिया जाता है। इसमें कौन कौन से महानगर हैं, जैसे कि चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये महानगर हैं। यानी यहाँ पर 10 लाख से भी ज़्यादा लोग निवास करते हैं और काम करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शहर में अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले लोग रहते हैं। सभी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है। सब लोग विभिन्न आर्थिक और सामाजिक स्थिति से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शहर में सड़कों पर काम करने वाले लोगों की। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग जब शहर में कहीं जाते हैं तो आप रेहड़ी पर, पटरी पर, या जो ठेले वाले होते हैं, या लोग जो आपने देखा होगा पैदल पगडंडियों पर खड़े होते हैं, या बस स्टैंड पर, प्लेटफॉर्म पर हाथ में थैला लेकर अपना सामान बेचते हैं, तो इस तरह के लोगों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो शहर की अर्थव्यवस्था में इस तरह के लोगों का एक बड़ा हिस्सा होता है जिन्हें आप लोग देखते हैं, जैसे कि सब्जी और फलों के विक्रेता हैं, फूल वाले हैं, अखबार बेचने वाले हैं, मोची हैं, नाई हैं, रिक्शे वाले हैं, ऑटो चालक हैं, ठेले वाले हैं, और जो लोग घर घर जाकर अपना सामान बेचते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं अपनी साइकिल से सामान बेचते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं। यानी इनके पास अपनी प्रॉपर कोई दुकान नहीं है, ये चलते फिरते रहते हैं। जहाँ पर इन्हें जगह मिल जाती है वहीं पर अपना व्यापार स्टार्ट कर देते हैं, वहीं पर अपना काम धंधा स्टार्ट कर देते हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं, इनके पास कोई प्रॉपर जगह तो है नहीं, प्रॉपर कोई दुकान तो है नहीं, प्रॉपर कोई ठिकाना नहीं है। मान लीजिए कि आज किसी के शोरूम के आगे इन्होंने अपना ठेला लगा लिया, कल शोरूम वाले ने हटा दिया, तो इनको कई प्रकार के चैलेंजेस देखने पड़ते हैं, उनसे गुजरना पड़ता है। ये सभी लोग जो हैं अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत काम करते हैं, यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर के अंतर्गत काम करते हैं। इसका मतलब ये है, इनके पास ना ही इनकी जॉब की सिक्योरिटी है, ना ही इनको भविष्य को लेकर जो बीमा वगैरह है, भविष्य को लेकर जो धनराशि है उसका भी कोई प्रबंध नहीं है। तो ये अनौपचारिक क्षेत्र में आते हैं, यानी कि अगर आज कमा लेंगे तो कल के खाने का इन्हें पता नहीं है, कल हम खाने लायक कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे ये भी इन्हें पता नहीं है। तो ये अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये सभी लोग जो सड़कों पर काम कर रहे हैं, चाहे सब्जी वाला हो, फल विक्रेता हो, ये सब लोग स्वरोजगार में लगे हुए हैं, यानी किसी के अधीन नहीं है, बल्कि अपना रोजगार स्वयं से कमा रहे हैं। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है, इसीलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है, इनके पास कोई विशिष्ट योग्यता तो है नहीं, तो ये जो भी काम इन्होंने, जो भी इन्हें समझ में आया वही काम पकड़ लिया। मान लीजिए शहर में जाके कोई अखबार सेल करने लगा, कोई फलों का ठेला लगाने लगा, कोई मोची का काम सीख गया तो मोची का काम करने लगा। तो जो इन्हें समझ में आया वो काम करने लगे, क्योंकि इनके पास कोई बैकग्राउंड तो होता नहीं है, बैकग्राउंड के अलावा इनको कोई सपोर्ट ज़्यादा है नहीं, तो ये मजबूरी में स्वरोजगार करने लगते हैं और इस इनफॉर्मल सेक्टर में के तहत काम करते हैं। देखिए, ये लोग अपने व्यापार या अपने रोजगार की योजना खुद बनाते हैं कि कितना माल इन्हें खरीदना है, किस दुकान से खरीदना है, और कैसे इन्हें अपनी दुकान लगानी है, कहाँ पर ये अपनी दुकान चलाएंगे, कैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो ये सब योजना खुद बनाते हैं। इनकी दुकानें टेम्परेरी होती हैं, अस्थायी होती हैं। ये या तो ठेला पर, फुटपाथ पर, सड़क की पटरी पर अपनी दुकान लगाते हैं। कई बार जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भीड़ वगैरह ज़्यादा बढ़ती है, ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा बढ़ता है, तो पुलिस इनकी दुकानें हटा देती है। आपने देखा हो, कई बार अतिक्रमण हटाने के नाम पर इनकी दुकानों पर बुलडोजर चल जाता है, ठेले वगैरह जो होते हैं उनको तोड़ दिया जाता है। इस तरह की घटनाएं आप लोग न्यूज में अक्सर देखते होंगे। तो इनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। सामाजिक सुरक्षा का मतलब ये है कि इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है कि भाई इनकी दुकान या इनका ठेला जो है यहीं पर लगेगा, ये यहीं पर काम करेंगे, इनको कोई हटाएगा नहीं, इनको प्रॉपर आय का इंतजाम होगा। ऐसी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, ना ही इनके बीमा वगैरह की सुविधा है, ना इनके स्वास्थ्य वगैरह के लिए कोई देखभाल की सुविधा है। तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है, इनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है। सड़क पर बिकने वाला जो सामान आप लोग देखते हैं,
अक्सर ये लोग अपने घर पर ही तैयार करते हैं। इनमें से जो भी मैन्युफैक्चरिंग का सामान है वो अपने घर पर, और घर पर जब तैयार करते हैं उनके परिवार वाले जो हैं उसे तैयार कराने में मदद करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो खाने पीने के ठेले होते हैं, तो खाने पीने का या नाश्ता का जो सामान होता है ये लोग घर पर ही अपने परिवार वालों की मदद से तैयार करते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं। यहाँ पर एक सर्वे दिया गया है जो कि अहमदाबाद शहर का सर्वे है। हालांकि सर्वे जो काफ़ी पुराना है, 97-98 का सर्वे है। मैंने इसे सर्च किया तो ये पता चला कि 97-98 में ये सर्वे किया गया था। तो उस सर्वे से हमें पता चलता है कि यहाँ पर काम करने वालों में 12% लोग जो थे सड़कों पर काम कर रहे थे। यानी उस जमाने में 1997-98 में अहमदाबाद में करीब 12% लोग जो थे वो सड़कों पर काम कर रहे थे। अभी हाल के ही कुछ आंकड़े हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, जिसमें कि आपके आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के आंकड़े हैं। तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार भारत में तकरीबन 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स हैं। ये सड़क पर काम करने वाले जो वेंडर्स हैं, इनकी संख्या लगभग 1 करोड़ है। और ये आंकड़ा कहाँ से मिला है? ये आंकड़ा मिला है जो पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च की थी आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने, उसके अंतर्गत ये आंकड़ा निकल कर आया है कि सड़कों पर जो है शहरों में लगभग 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स हैं। तो यहाँ पर सरकार ने इनके लिए क्या क्या प्रावधान किए हैं, कौन कौन से ठोस कदम उठाए हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात तो है कि इनके लिए एक स्ट्रीट वेंडर्स जीविका संरक्षण और विनियमन अधिनियम 2014 पारित किया गया है, ताकि इनकी आजीविका की सुरक्षा इन्हें मिल सके, इनके भी कमाने का जो अधिकार है उसका हनन ना हो। तो ये जो अधिनियम है ये स्ट्रीट वेंडर्स को कानूनी पहचान प्रदान करता है, उनके आजीविका के अधिकार की रक्षा और मनमाने ढंग से हटाने की सुरक्षा का प्रावधान करता है। और ये कानून जो है पहली बार मानता है कि फुटपाथ पर काम करना अपराध नहीं है बल्कि आजीविका है। देखिए, ये अधिनियम जो है बहुत सारे सामाजिक जो संगठन थे, स्वयं सहायता समूह थे, उनके प्रयासों से ये अधिनियम पारित हुआ है ताकि स्ट्रीट वेंडर्स को भी पहचान मिल सके और वो भी अपना स्वरोजगार चला सकें, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना करे, उनको कोई परेशान ना करे। लेकिन फिर भी आप लोग जानते हैं स्थानीय स्तर पर जो प्रशासन होता है वो उन्हें कैसे प्रताड़ित करता है, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर निगम हो, पुलिस के जो भी जवान हैं वो भी इनसे रिश्वत खाते हैं, रिश्वत मांगते हैं। तो ये सब समस्याएं आप आए दिन देखते हैं। कई बार क्या गुंडागर्दी भी होती है, कई ऐसे लोग होते हैं जो इनके यहाँ से सामान तो ले लेते हैं इनसे, इनको फिर मारपीट करते हैं, भगा देते हैं। ऐसी स्थितियां भी आप लोग देखते होंगे। तो आज भी ये कानून बनने के बाद, अधिनियम बनने के बाद भी इनके साथ आज भी दुर्व्यवहार होता है। यहाँ पर इस अधिनियम के कुछ मुख्य प्रावधान बताए गए हैं। इसमें है कि हर शहर में एक TVC टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन होगा और यह टाउन वेंडिंग समितियों के गठन के माध्यम से एक सहभागी शासन ढांचा स्थापित करता है। इन समितियों में स्ट्रीट वेंडर प्रतिनिधियों की 40% सस्ता का प्रावधान भी किया गया है। यानी ये समितियां जो बनेंगी, TVC टाउन वेंडिंग कमेटी जो बनेगी, इसमें 40% जो कैंडिडेट होंगे वो इन्हीं स्ट्रीट वेंडर से आएंगे, जिनमें कि 33% जो है महिला स्ट्रीट वेंडर्स होंगी। यानी इन 40% में 33% केवल और केवल इनकी महिला स्ट्रीट वेंडर्स होंगी। इसके तहत क्या किया गया कि वेंडर्स का जो सर्वेक्षण होगा, पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। वेंडिंग जोन तय किए जाएंगे कि आप इन क्षेत्रों में अपना ठेला लगा सकते हैं, जमीन पर अपनी सब्जी वगैरह बेच सकते हैं। तो वेंडिंग जोन तय किए जाएंगे। बिना प्रक्रिया के वेंडर्स को हटाया नहीं जा सकता है। नहीं, मान लीजिए नगर निगम या नगर पालिका ने जिन जिन क्षेत्रों को वेंडिंग जोन घोषित कर दिया है, जहाँ जहाँ पर इनको आजीविका कमाने का अधिकार दे दिया है, वहाँ से इन्हें बिना किसी प्रक्रिया के, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के वहाँ से इन्हें विस्थापित नहीं किया जाएगा। इसमें यह प्रावधान किया गया है। इसके बाद कोरोना के समय में जो मोदी गवर्नमेंट है उसने एक स्कीम लॉन्च की थी, इसका नाम है पीएम स्वनिधि स्कीम। फुल फॉर्म है इसकी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। देखिए, ये जो है केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषित योजना है। यानी कि जैसा कि मैंने बताया था कि ये योजना जो है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन है। इसके कुछ उद्देश्य हैं। कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स को इनके पास कोई अपना तो सामाजिक पहचान तो है नहीं, इनके पास कोई प्रॉपर संपत्ति वगैरह तो होती नहीं है, ताकि ये उसे गिरवी रखकर लोन वगैरह ले सकें। ये भी इनके सामने एक समस्या है। ये जिन गांव वगैरह से निकल कर आते हैं, क्योंकि गांव शहर से इनके काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, तो गारंटर के रूप में भी किसी व्यक्ति को ये बैंक वगैरह में नहीं खड़ा कर सकते। इनके सामने कई सारे चैलेंजेस हैं। तो सरकार ने इन चैलेंजेस से निपटने के लिए, इनको सहायता प्रदान करने के लिए स्कीम लॉन्च की है, ताकि इनको कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा उपलब्ध हो। नियमित, अगर ये लोग नियमित पुनर्भुगतान कर रहे हैं तो इन्हें और ज़्यादा ऋण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मान लीजिए 10,000 रुपये का स्टार्टिंग में ऋण मिला और इन्होंने समय से 10,000 रुपये का ऋण भर दिया, कर्ज इन्हें वापस कर दिया, तो आगे चल के 20,000 रुपये का दे दिया जाएगा।
ऐसी लिमिट आगे फिर बढ़ा दी जाएगी। यहाँ पर इनके जो भी कामकाज हैं, इनका जो भी व्यापार हो रहा है, उसमें डिजिटल लेन देन ये तो इन्हें पुरस्कृत किया जाए, डिजिटल तरीके से भुगतान करने में या भुगतान लेने के लिए इन्हें अवार्ड वगैरह भी दिए जाए। इस तरह की पहल इसमें की गई है। तो शुरुआत में इन्हें इस स्कीम के तहत 10,000 रुपये, और जब 10,000 रुपये का पुनर्भुगतान कर देते हैं तो फिर इन्हें 20,000 रुपये पहले दूसरे चरण में दिए जाएंगे। इसके बाद फिर 50,000 रुपये तक के तीसरे सावधि ऋण की शुरुआत इसमें की गई है। यानी कहने का मतलब यह कि स्टार्टिंग में ना 10,000 रुपये बिना किसी गारंटी या जमानत के दिए जाएंगे। इसके लिए इन्हें ऐसा नहीं है कि अपने ज़मीन के कागज लाने पड़ेंगे या अपने किसी गारंटर व्यक्ति को लाना पड़ेगा बैंक के सामने, ऐसा कुछ नहीं है। अपना आधार वगैरह पहुंचा दें, ये आधार है या अपने जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, वोटर ID कार्ड वगैरह है, उसके आधार पर इन्हें लोन मिल जाएगा। अगर ये लोन को समय से भर देते हैं तो बैंक फिर जो है 20,000 की किस्त इन्हें अलॉट कर देगी, और 20,000 वाला भी भर दे तो 50,000 तक का इन्हें लोन बैंक दे देगी। तो ये स्कीम इनके लिए ये लॉन्च की गई है। देखिए, हमने स्ट्रीट वेंडर्स की तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं शहर में जो छोटी बड़ी दुकानें, उनकी बात कर लेते हैं कि छोटी और बड़ी दुकानें कैसे काम करती हैं। चूंकि आप लोग जानते हैं कि यह छोटी या बड़ी जो दुकानें होती हैं वो बाज़ारों में स्थायी दुकानें होती हैं, और स्थायी दुकानें हैं तो इनको नगर निगम या नगर पंचायत जो भी है उनसे लाइसेंस भी प्राप्त होता है। नगर निगम या नगर पंचायत का जो भी स्तर है, नगर पालिका है या नगर पंचायत है, नगर निगम है, तो ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी एक दिन बाजार बंद रहेगा। तो कौन से सप्ताह में एक दिन बाजार बंद रहेगा वो नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत तय करती है। जैसे कहीं पर हमने देखा होगा मंडे को बंद रहता है, कहीं पर जो है बुधवार को बंद रहता है। तो इस तरह से साप्ताहिक एक दिन बंद किया जाए, साप्ताहिक बंदी होती है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इनमें कुछ छोटी दुकानें होती हैं और कुछ बड़ी दुकानें भी होती हैं, शोरूम टाइप की दुकानें भी होती हैं, यानी जिनमें एक ही दुकान में बहुत सारी फैसिलिटी उपलब्ध होती हैं। व्यापारी अपना व्यापार इसमें खुद संभालते हैं और ये साथ में कई कर्मचारियों को भी नौकरी प्रदान करते हैं। इसके अलावा बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी होती हैं जो बैंक, कोरियर या अन्य जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करती हैं। इसके अलावा मार्केट में डॉक्टर, उनके क्लिनिक्स वगैरह, शोरूम जैसे कार्यस्थल जो हैं ये संगठित क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि इनके पास प्रॉपर रोजगार है। संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां कर्मचारियों को नियमित वेतन, तय काम के घंटे और सामाजिक सुरक्षा कानून के तहत सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो संगठित रोजगार कहा जाता है। सामाजिक सुरक्षा कानून का मतलब क्या है? इनका PF खाता वगैरह होता है, भविष्य निधि खाता खुला होता है। इसके अलावा इनको जो है जो बीमा वगैरह होता है वो भी कराया जाता है। बीमा के साथ साथ इनके स्वास्थ्य का भी बीमा करवाया जाता है कि बीमार होने की स्थिति में इन्हें कितना छुट्टी मिलेगी, कितना इन्हें सहायता दी जाएगी, वो सब चीज़ें करवाई जाती हैं। इसलिए इनको संगठित क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखिए, शहर में हमने स्ट्रीट वेंडर्स तो देख लिए, अब शहर में जो मजदूर हैं उनकी स्थिति और जान लेते हैं। आपने देखा होगा कई शहरों में लेबर चौक के नाम से कुछ जगह फेमस होती हैं। लगभग भारत के हर शहर में आपको ये लेबर चौक वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। कोई ऐसा एरिया, कोई ऐसा चौराहा होता है जहाँ पर मजदूर खड़े होते हैं और वहाँ पर लोग आते हैं, अपने बाइक, कार से आते हैं, उन मजदूरों से बार्गेनिंग करते हैं कि भाई हमें ये काम करवाना है। पूछते हैं कि आज हमें राजमिस्त्री है, जो मतलब चिनाई वगैरह करता है, मकान वगैरह बना, उसकी ज़रूरत है। कभी को पूछते हैं टाइल वाले मिस्त्री ज़रूरत है, प्लम्बर की ज़रूरत है। तो ऐसे करके वहाँ पे एक चौक पर या चौराहे पे पूछते हैं, तो लोग इनसे संपर्क कर लेते हैं। तो वहाँ पर जो भी व्यक्ति ने ले जाना चाहता है उनसे बार्गेनिंग करता है, भाई हम इतने रुपए देंगे, ये काम आपको करना है। अगर इनका तय हो जाता है, इनका बात बन जाती है, तो उसके साथ काम करने के लिए चले जाते हैं। तो इस तरह के भी आपने देखे हैं लोग। तो शहरों में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिनको लेबर चौक कहा जाता है, और यहाँ पर दिहाड़ी मजदूर और मिस्त्री की काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं। दिहाड़ी मजदूर क्या है कि डेली बेसिस पर काम करने वाले, डेली बेसिस पे काम करने वाले जो मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, ये यहाँ पर काम की तलाश में आते हैं। और शहरों में ऐसे हजारों अस्थायी मजदूर पाए जाते हैं। इनके सामने भी वही संकट है, जैसा स्ट्रीट वेंडर्स के सामने संकट है, वही संकट है कि मान लीजिए आज तो इन्हें कोई ले गया, आज तो काम करवा लिया, हो सकता है कल काम मिले या ना मिले, डिपेंड करता है भाई, लोगों की जरूरतों के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अब किसी को जरूरत ही नहीं है भाई, जिस काम में ये स्पेशलाइज हैं, अब मान लीजिए उस काम से रिलेटेड कोई व्यक्ति आया ही नहीं, तो इन्हें उस दिन खाली रहना पड़ेगा, खाली बैठना पड़ेगा। तो ये स्थिति भी होती है। तो इन मजदूरों को काम जो है दैनिक आधार पर मिलता है। ये मजदूर जो है भवन निर्माण, बोझा ढोना, ट्रकों से सामान उतारना, टेलीफोन लाइन और पानी की पाइपलाइन की खुदाई के लिए, इन कार्यों के लिए दैनिक मजदूरी पर ये काम करते हैं। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो व्यक्ति ने ले जाना चाह रहा है वो इनसे बात करता है, मोलभाव करता है कि भाई कितने रुपए लोगे, इतने घंटे का काम है, ये काम है, किस तरह का, किस जोखिम का काम है, उस अकॉर्डिंग ये अपने पैसे बताते हैं, हम इतने रुपए लेंगे। तो इनकी मजदूरी जो है मोल तोल से तय होती है, कोई फिक्स नहीं है कि कितने रुपए में काम करेंगे। हो सकता है 100 रुपये में भी काम कर दो, हो सकता है 1000 रुपये लें, कोई फिक्स नहीं है। मजदूरों को हर दिन काम मिलना यहाँ पर तय नहीं होता है, और ऐसे मजदूर अनियमित रोजगार में होते हैं, इनका कोई नियमित रोजगार नहीं है।
देखिए, लेबर चौक पर जो काम करने वाले अधिकांश मजदूर हैं, इनके पास अपना खुद का कोई आवास नहीं होता है, कोई स्थायी आवास की सुविधा नहीं होती है, क्योंकि ये गांव वगैरह से गरीबी से निकल कर यहाँ आप आते हैं और शहर में जहाँ कहीं भी झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं वहीं पर रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनके पास कोई स्थायी आवास नहीं है। जहाँ पर इन्हें जगह मिलती है वहीं पर ये अपना डेरा डाल लेते हैं, वहीं पर ये सो जाते हैं और सुबह सुबह काम के लिए निकल जाते हैं। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये चौक के पास फुटपाथ पर सोते हैं या फिर पास में रात के जो विश्राम गृह हैं जिसको रैन बसेरा कहते हैं, वहाँ पर अपनी रात गुजारते हैं। तो ये इस तरह से रहते हैं। आपने एनसीआर में या बड़े बड़े शहरों में इस तरह के लोग देखे होंगे जो सुबह तो काम कर लेते हैं और रात में कहीं फुटपाथ के सहारे बिस्तर बिछा के सो जाते हैं, दरी बिछा के सो जाते हैं। तो इस तरह से वो लोग अपनी आजीविका वहाँ पे चला रहे हैं। चूँकि इनके पास कोई प्रॉपर घर नहीं है, कोई आवास नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, जहाँ पर ये सोते हैं, जैसे मान लीजिए फुटपाथ पर सोते हैं और फुटपाथ के बगल में ही कोई और दुकान है, पान की बीड़ी पान की दुकान है, तो इससे उन्होंने दोस्ती कर ली। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना जो भी सामान है, मजदूरी वाला या राजमिस्त्री वाला जो सामान है, उस दुकान पर रख दिया। तो वो दुकान इनके लिए बैंक की तरह काम करती है। वहाँ पर अपना सामान ही सेफ्टी के लिए रख देते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं कहीं ना कहीं। वो दुकान वाले से इतनी दोस्ती कर लेते हैं या उससे इतना मेल मिलाप बढ़ा लेते हैं, उससे कभी कभी कर्ज भी ले लेते हैं ज़रूरत पड़ने पर। तो ऐसे करके इनकी ज़िंदगी चलती है। तो सामान की सुरक्षा का कोई इंतजाम न रहने के कारण वे वहाँ के चाय या पान बीड़ी वालों की दुकानों को बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उनके पास वे पैसा जमा करते हैं, उनसे उधार भी लेते हैं और अपने औजारों को रात में उनके पास हिफाजत के लिए छोड़ भी देते हैं। तो ये कुछ ऐसे अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। जैसा कि आपने जाना कि हर शहर में रात्रि विश्राम गृह बनाए जाते हैं या जिसको रैन बसेरा कहा जाता है। रैन बसेरा बनाने का काम किसका है? रैन बसेरा बनाने का काम होता है नगर पालिकाओं का, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका परिषद हो, नगर पंचायत हो। ये तीनों ही रैन बसेरे बनाती हैं, है ना। इनके अधिकार क्षेत्र में रैन बसेरे आते हैं। तो रैन बसेरे जो है नगर निगम की तरफ संचालित किए जाते हैं। कहीं कहीं पर रैन बसेरे मुफ्त होते हैं। जैसे सर्दियों में सरकारी कह देती है, राज्य सरकार आदेश करती है कि कोई भी गरीब या भिखारी व्यक्ति जो है वो बाहर ना सोए, वो रैन बसेरे में आके सोए। तो सरकार कई बार क्या करती है, रैन बसेरे निःशुल्क करा देती है। आप फ्री में आकर वहाँ पे सो सकते हैं, प्रॉपर वहाँ पे बिस्तर भी मिलेगा, वहाँ पर आप सो सकते हैं। तो इसमें प्रति बिस्तर प्रतिदिन नाममात्र शुल्क लिया जाता है। एक एफोर्डेबल शुल्क लिया जाता है, जैसे 2 रुपये 5 रुपये, उस हिसाब से वहाँ पर ये सो सकते हैं, रात अपनी गुजार सकते हैं। अब हमने इनके बाद हम बात करते हैं शहरों में फैक्ट्रियों में अनियमित रोजगार की। यहाँ पर शहरों में फैक्ट्रियाँ भी होती हैं। फैक्ट्रियों में कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं, क्या उनका रोजगार परमानेंट है? देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, फैक्ट्रियों में सभी प्रकार के श्रमिक एक जैसे नहीं हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है। कुछ श्रमिक फैक्ट्रियों में नियमित होते हैं, कुछ अनियमित बेस पर होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी होते हैं। तो फैक्ट्री में जो है विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग विभाग होते हैं, जहाँ प्रत्येक मजदूर मशीन पर निर्धारित कार्य ही करता है। जिस विभाग का वो मजदूर है, उस विभाग में जो भी मशीनरी उसे मिली है, उस मशीनरी पर वही एक तरह का काम वो करेगा। फैक्ट्रियों में उत्पादन जो है बड़े पैमाने पर किया जाता है। कई बार फैक्ट्रियाँ जो है निर्यात के लिए उत्पादन करती हैं। जैसे कपड़ा फैक्ट्री है तो कपड़ा विदेशों के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है, तो एक्सपोर्ट के हिसाब से उत्पादन होता है। यहाँ पर जो काम होता है या काम का जो दबाव है मौसम के अनुसार है। जैसे विंटर का सीजन आने वाला है, जो आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध, उसमें विंटर का सीजन आने वाला है, तो फिर उसी हिसाब से काम होगा। फैक्ट्रियों में जो है विंटर के जो कपड़े हैं, गर्म कपड़े बनाए जाएंगे, दबाव बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार काम ज़्यादा है, दबाव ज़्यादा है, तो यहाँ पर अधिक काम होने पर लंबे कार्य घंटों से लंबे समय तक इन्हें काम करना पड़ता है। सप्ताह में 6 दिन या उससे भी ज़्यादा इन्हें काम करना पड़ता है। कुछ फैक्ट्रियों में मजदूरी कम होती है और ये कार्य घंटों के अनुपात में नहीं होती है। कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जहाँ पर मजदूरों का शोषण होता है, उनको उनके अनुरूप सैलरी नहीं दी जाती है, कोई छुट्टी भी नहीं दी जाती है, कोई सामाजिक सुरक्षा भी नहीं है और उनसे अनाप शनाप काम भी करवाया जाता है। अधिकांश जो मजदूर हैं ये अनियमित रोजगार में होते हैं। काम कम होने पर मजदूरों को हटा दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फैक्ट्रियों में सभी मजदूर नियमित नहीं होते हैं। कुछ मजदूर अनियमित बेस पर होते हैं, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी होते हैं। तो जैसे ही इनका काम हो गया, मान लीजिए प्रोडक्शन का काम था, पूरा हो गया, हटा दिया। नौकरी की यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं है, सामाजिक सुरक्षा भी नहीं है, छुट्टियाँ या भविष्य की बचत जैसी सुविधाएं हैं, ये भी कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनका जीवन भी खतरे में है, संकट में रहता है। ये जब तक फैक्ट्री मालिक की मर्जी है कि कब तक इन्हें काम दे, जब उसका काम निकल जाएगा उन्हें हटा सकता है, या इनसे कम दाम पे कोई मिल रहा है तो उसे भी फैक्ट्री में लगा सकता है। तो इनके पास भी कोई जॉब की सुरक्षा नहीं है। अब देखिए, शहरों में कुछ लोग संगठित क्षेत्र के कर्मचारी भी होते हैं। जैसे कि जो बड़े बड़े दफ्तर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं, ऑफिस हैं, वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी हैं। तो ऐसे कर्मचारी जो हैं संगठित क्षेत्र का हिस्सा होते हैं। और ये जो कुछ कर्मचारी हैं जो संगठित क्षेत्र में आते हैं, इनका काम जो है मुख्यतः
प्रबंधन करना, योजना बनाना, निगरानी करना और समन्वय कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। जैसे कोई सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर का काम क्या है, वर्कर्स में और जो उससे ऊपर के एचआर वगैरह उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखे, उनको उनकी जो चीज़ें हैं समझाए कि भाई आपको ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो समन्वय से जुड़ा हुआ इनका काम होता है। काम कम होने की स्थिति में भी इनको काम से नहीं निकाला जाता है, जैसे अनियमित मजदूरों को निकाल देते उस तरह से इनको नहीं निकाला जाता है। इनके पास पूरी जॉब सिक्योरिटी होती है। दफ्तर में जो लोग काम करते हैं, बड़े बड़े ऑफिस में जो काम करते हैं, उनको नियमित वेतन मिलता है, प्रॉपर इनको सैलरी मिलती है, स्थायी नौकरी की सुरक्षा होती है। और यहाँ पर काम के फिक्स घंटे होते हैं, भाई 8 घंटे काम करना है तो 8 ही घंटे करना है। इसके अलावा इन्हें जो सामाजिक सुरक्षा है वो भी प्रदान की जाती है। जब जब छुट्टियाँ होंगी वो छुट्टियाँ भी इन्हें मिलेंगी, राष्ट्रीय छुट्टी होगी, राष्ट्रीय अवकाश भी दिया जाएगा, है ना। जो भी मतलब भविष्य वगैरह के लिए बचत वगैरह है, भविष्य निधि जैसे पीएफ वगैरह खाते वगैरह वो भी खुलवाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सुविधाएं इन्हें दी जाती हैं। देखिए, दफ्तरों, फैक्ट्रियों, सरकारी विभागों में जो ऊंचे पदों पर कार्यरत कर्मचारी हैं, ये शहरी अर्थव्यवस्था की प्रशासनिक और प्रबंधकीय रीढ़ होते हैं। यानी जो टॉप लेवल के ये कर्मचारी हैं या जो ऊंचे लेवल के जो कार्यरत कर्मचारी हैं, ये जो शहर की अर्थव्यवस्था है और वहाँ का जो प्रशासनिक और प्रबंधकीय ढांचा है उसकी ये बैकबोन होते हैं। दफ्तरों में कार्य की प्रमुख प्रकृति कैसी होती है, जैसे बिक्री और वितरण की योजना बनाना है, कर्मचारियों या सेल्समैन के काम की निगरानी करना है, ऑर्डर और भुगतान की व्यवस्था करना है, क्षेत्रवार या शहर स्तरीय योजनाएं तैयार करना है। तो ऐसे कुछ काम ये हैंडल करते हैं। इनको कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे हमने बताया प्रोविडेंट फंड की सुविधा होती है, भविष्य निधि के माध्यम से बुढ़ापे की सुरक्षा होती है, कर्मचारी और उनके परिवार को चिकित्सा सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाती हैं, सवेतन छुट्टियां सवेतन का मतलब जैसे संडे की छुट्टी है तो संडे की छुट्टी का वेतन नहीं कटेगा, उनको वेतन दे के छुट्टी दी जाती है, सवेतन छुट्टियां मिलती हैं, राष्ट्रीय अवकाश दिए जाएंगे, वार्षिक अवकाश दिए जाएंगे, जो उनकी अर्न लीव वगैरह हैं, जो त्यौहार वगैरह हैं उन पर छुट्टियां मिलेंगी, उन छुट्टियों में इनका कोई वेतन नहीं कटेगा, बीमारी के समय सवेतन अवकाश भी मिलेगा। तो इनके पास जो जॉब सिक्योरिटी है, एक सामाजिक सुरक्षा है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नियमित रोजगार वाले हैं। देखिए, शहर में रोजगार का एक नया क्षेत्र भी उभर कर सामने आया है। आपने देखा होगा कॉल सेंटर का चलन कुछ सालों से चल पड़ा है। हर शहर में आपको, बड़े बड़े जितने शहर हैं वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कॉल सेंटर देखने को मिल जाएंगे। तो कॉल सेंटर वाला जो व्यवसाय है ये तटीय क्षेत्र में आता है। आप लोग जानते होंगे अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। और तृतीयक क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। कॉल सेंटर को आमतौर पर बीपीओ भी कहा जाता है। देखिए, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कॉल सेंटर को आमतौर पर क्या कहते हैं, बीपीओ कहते हैं। बीपीओ की फुल फॉर्म होती है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। कॉल सेंटर में होता क्या है, यहाँ पर एक ऑफिस बना दिया है जहाँ से उपभोक्ताओं की जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाता है। उत्पादों और सेवाओं से जुड़े प्रश्नों की जानकारी इसमें दी जाती है। देखिए, भारत की बात करें तो भारत जो है कॉल सेंटर के मामले में एक वैश्विक केंद्र या वैश्विक हब बन चुका है। चूंकि भारत में सस्ता श्रम उपलब्ध है, यहाँ पर अंग्रेजी बोलने वाले युवाओं की भरमार है, तो जो विदेशी कंपनियां हैं अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए अपने कॉल सेंटर भारत में स्थापित कर रही हैं, ताकि कम दाम पर, कम मजदूरी पर उन्हें अंग्रेजी बोलने वाले अच्छे खासे वर्कर या कर्मचारी मिल सकें। तो भारत में विदेशी कंपनियां भी कॉल सेंटर स्थापित कर रही हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है, अंग्रेजी बोलने वाले कर्मचारियों की उपलब्धता और तुलनात्मक रूप से कम श्रम लागत है। कॉल सेंटर किन किन सेवाओं से जुड़े होते हैं, जैसे उपभोक्ता सेवाएं हैं, उपभोक्ता में जैसे टीवी, फ्रिज या अन्य जो उपकरण होते हैं उनसे संबंधित कॉल सेंटर होते हैं। बैंकिंग सेवाएं हैं या टेलीफोन वगैरह के हैं, यानी आपने देखा एयरटेल, जियो, इन सब के कस्टमर केयर होते हैं, या अन्य संचार है या अन्य कोई बिजनेस है उनके कॉल सेंटर। सबके लगभग जितने बड़े बड़े फर्म चल रही हैं, जितनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, उन सबके कॉल सेंटर आज की डेट में चल रहे हैं। कॉल सेंटर की कार्य व्यवस्था में होता क्या है, एक बड़ा हॉल नुमा कमरा होता है जिसमें अलग अलग केबिन बने होते हैं, कंप्यूटर लगे होते हैं, टेलीफोन होते हैं, हेडफोन होते हैं, स्पीकर होते हैं, उनके माध्यम से ये लोग कॉल अटेंड करते हैं। तो ऐसे करके हम लोगों ने शहरी आजीविका के जो स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ लिया है। इसी के साथ आपका ये अध्याय और आपकी जो ये किताब है ये समाप्त हो जाती है। देखिए, मैं लगभग हर वीडियो में मैंने आपसे ये बात रिपीट की है कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आपको उसमें नोट्स के साथ साथ जो अभ्यास प्रश्नों की सीरीज है, जिसमें कि हमने PYQ भी ऐड किए हैं, सी सेट से संबंधित, UPSC से संबंधित PYQ या अन्य एग्जाम से संबंधित जो PYQ हैं वो भी इसमें ऐड किए हैं, तो वो आपको मिल जाएगी। तो ऐसे में आपके समय की बचत भी हो जाएगी और कम समय में आप ज़्यादा चीज़ों को तैयार कर पाएंगे। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी।
आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।